सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का महाज खुद संभाल लिया है और इस मामले पर यूरोपीय हुक्मरानों से खुद बात करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान पहले दिन से ये बात कहते रहे हैं कि इस मामले पर पुरतशद्दुद एहतजाज सिर्फ अपना नुकसान है। ये मामला उस वक्त ही मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो सकता है जब मगरिब को ये बावर कराया जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस मुसलमानों को अपनी जान से ज्यादा अजीज है। मेरी दुआ है कि वज़ीर आज़म इस अहम और मुक़द्दस मिशन में कामयाब हो। दूसरी तरफ लाहौर वाक़या किसकी गलती थी, किस पर जुल्म हुआ, किसने क्या किया, कौन हद से बढ़ा, इन बातों से कतई नजर अहम बात यह रही है कि बिला आखिर हुकूमत इसे खुश असलूबी से हल करने में कामयाब हुई। मामला इसलिए तय हो गए कि मुल्क की खातिर, इस्लाम की खातिर, नामूस रिसालत की खातिर दोनों फरीक दोबारा बैठे और मसला हल हो गया। लेकिन सियासत में फिर इसी लकीर को पीटा जा रहा है। इल्जाम तराशी का मुकाबला जारी है। हुकूमत का इल्जाम है कि अपोजिशन की जलती पर तेल डालने की कोशिश नाकाम हो गई। पीपल्स पार्टी ने असेंबली इजलास का बायकॉट किया कि यह मामला हुकूमत ने बिगाड़ा और खुद इसे हल करे, इसका कंधा इस्तेमाल ना करे। नून लीग इजलास में तो आई, मगर शाहिद खान अब्बासी की स्पीकर को जूता मारने की धमकी ने फिर हुकूमत और नून लीग में शिकवा जवाब शिकवा का मुकाबला शुरू करा दिया। देखिए शाहिद खान इज़ारे वजू नोटिस का क्या जवाब देते हैं, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत का अपने ही खिलाड़ियों से मैच पड़ गया है। नौबत यहां तक आ गई है कि पीटीआई के एमपीए खुर्रम लगारी ने वज़ीर आज़म को धमकी लगा दी है कि अगर जहांगीर तरीन को इंसाफ ना मिला तो बजट से पहले हुकूमत के खिलाफ खुदकुश हमला हो सकता है। खुर्रम लगारी का दावा है कि तरीन ग्रुप के अरकान की तादाद 60 से 70 तक पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन के करीब तरीन राजा रियाज कहते हैं जहांगीर तरीन और वज़ीर आज़म में मामला तय हो गए हैं। सच्चा कौन है और झूठा कौन, यह फैसला भी जल्द हो जाएगा, क्योंकि नैब ने शुगर स्कैंडल में हुकूमत के दो और अहम खिलाड़ियों मियां असलम इकबाल, जो सूबाई वजीर इंडस्ट्रीज और कॉमर्स, और साबिक सूबाई वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी को तलब कर लिया है। यह तलबी किसके लिए खतरे की घंटी है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करेंगे नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आज़म के आलमी मिशन से। असद करल साहब, बाबा डोगर साहब मेरे साथ हैं। करल साहब, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब का यह दुरुस्त फैसला है? क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ये कोशिश अकेले करेगा तो इसका कोई खास फायदा नहीं होगा। पहले भी पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें की, फ्रांस ने जिन दो मुल्कों का नाम लिया, बाकायदा एहतजाज किया, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, तुर्की और पाकिस्तान के, जी ये हमारे अंदरूनी मामलात में दखल दे रहे हैं। तो पाकिस्तान तो पहले भी इस तरह की कोशिश कर चुका है। उसामा साहब, इससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब ये गुस्ताखाना खाकों का मामला आया था तो पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक के सरबराहान को लेटर भी लिखे थे और दोबारा जिस तरह उन्होंने कहा कि बज़ाते खुद वो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो तमाम ममालिक के हुक्मरानों को एतमाद में लेने जा रहे हैं और ऐसी सोच पाई जा रही है कि इस मामले को मुसलमानों के लिए जो अहमियत सारी दुनिया के इंसानों को आगाह किया जाए। अब मामला ये है कि जो वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह बात की, उस दिन कौम से खिताब किया, पूरी दुनिया के मीडिया ने उनकी जो ख़बरें हैं नुमाया तौर पर शाया की। अब मामला ये है कि जिस तरह वज़ीर दाखिला ने भी कहा, शेख रशीद ने, कि वज़ीर आज़म ने खुद इस चीज़ की ज़िम्मेदारी ली है और वो पूरी दुनिया में इस मामले को लेकर जाएंगे। तमाम जो हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं उनसे वो बराह रास्त रब्ता करेंगे और उनको एतमाद में लेंगे ताकि यूरोपीय ममालिक और जहाँ पे भी इस तरह की गुस्ताखियाँ होती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, वहाँ पे उनको रोका जा सके। तो इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं वो तो पहले भी आपको पता है कि बहुत सारे इस्लामी ममालिक जो हैं वो इस मामले में शायद उनके साथ ना इस तरह खुलकर, जिस तरह पाकिस्तान में लोग सड़कों पे आते हैं, एहतजाज करते हैं, हुकूमत की जानिब से सख्त रिएक्शन आता है। आपने देखा कि पूरी दुनिया में 50 से ज़ायद इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन वहाँ से इस तरह का रिएक्शन आपको नहीं आएगा। अगर आपने कहा तुर्की और पाकिस्तान अगर दो मुल्क मिल भी जाते हैं तो क्या बाकी जो 48 से ज़्यादा जो 50 के करीब मुल्क हैं, अगर वो शामिल नहीं होंगे तो फिर किस तरह हम प्रेशर बिल्ड कर सकेंगे? फिर अगर एक सफ़ीर निकालते हैं पाकिस्तान से फ्रांस का, तो 27 के करीब जो यूरोपीय ममालिक हैं वो आपके 27 ममालिक से सफ़ीर निकाल देंगे। तो अब ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को भी देखनी है कि एक पाकिस्तान पूरे आलम इस्लाम की ठेकेदारी किस तरह ले सकता है, किस तरीके से वो सारी ताकत, सारी वो जो कुव्वत है वो पाकिस्तान जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। OIC है वो इस पर खामोश तमाशाई का किरदार हमेशा
बात आप करते हैं तो वो एक कठपुतली सा इदारा बन के रह गया है, जबकि उसका कोई है ही नहीं। सिर्फ अगर अरब मालिक के हवाले से कोई उनको तकलीफ़ हो, कोई मामला हो, तो वहाँ पे वो इजलास बुला लिया जाता है और एक आध करारदाद आ जाती है, उसके अलावा बाकी कई उसको सोई रहती है। तो मामला ये है कि ये अब अकेले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का या पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये अक़वाम आलम का मसला है, ये आलम इस्लाम का मसला है। ये 50 इस्लामी मुल्क जो हैं, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, जो ममालिक हैं, उन सब को आगे आना चाहिए। शेख रशीद साहब ने जो तहरीक लब्बैक के हवाले से बात की है, केसेस की बात की है, मैंने उस पर भी आपसे बात करनी है, वो भी बड़ा अहम है। कितने इसमें पुलिस वाले जख्मी हुए, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में ऐसे हुआ, क्या क्या केसेस बनाए गए हैं, कौन लोग रिहा किए गए, इस पर भी आते हैं। लेकिन पहले मैं इसी मामले पर वज़ीर आज़म के यूरोपीय मालिक से राब्ते पर बाबर डोगर साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब ठीक है कि ये तो बड़ी बेहिसी है आलम इस्लाम के हुक्मरानों की, मैं कहूंगा अगर बायकॉट किया था, लोगों ने किया था, ये जब गुस्ताखाना खाकों का मामला आया तो उसी से फ्रांस हिल कर रह गया था। फ्रांस का जो सदर था उसने कहा जी मेरा मतलब ये नहीं था, फ्रांस ने तो खुद तो नहीं किया, आए बाएं शाएं करने लग गया था उसी वक्त वो, तो इतना फर्क पड़ गया था। अगर हम गैरत का मुजाहरा करें, कोई इस्लामी हमीयत का मुजाहरा करें, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है, जो हमारा ईमान है, उसका मुजाहरा करें ये हुक्मरान, तो ये 57 ममालिक मिलकर अगर एक करारदाद इस तरह की दे देंगे जी जिस मुल्क में हुआ अगर उसने एक्शन लिया हम बायकॉट करेंगे उसका सरकारी तौर पर, ये कितना मुश्किल काम है बाबर डोगर साहब। उसामा साहब आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे इफेक्टिव और सबसे बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म है, सबसे मजबूत जो प्लेटफॉर्म है वो OIC है। अब OIC में 57 मुस्लिम ममालिक हैं, होना तो ये चाहिए था कि उसका स्पेशल इजलास होना चाहिए था, उसमें एक स्ट्रॉन्ग मजबूत ताकतवर किस्म की रेजोल्यूशन आनी चाहिए थी, एक जॉइंट रेजोल्यूशन आनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, ये वो OIC है जो कि कश्मीर के इशू पर, कश्मीर पर जिस तरह से मुसलमानों पर मुजालिम ढाए जा रहे हैं, ये आज तक उस पर तो आवाज़ नहीं उठा सकी। यहाँ पर तमाम ममालिक के अपने अपने स्टेक हैं, अपने अपने फ़ायदे हैं, वो अपने फ़ायदे देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म फ़ायदे देखते हैं। इस्लाम की किसी को कोई फिक्र नहीं है, मुसलमानों की किसी को फिक्र नहीं है। वो मकसद जिसके लिए OIC बनी थी, वो मकसद तो मनो मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। अब जिसा खरल साहब कह रहे थे कि अरब मुल्कों को अपना कोई इशू हो उस पर वो मीटिंग बुला लेते हैं, उस पर वो करारदाद भी ले आते हैं, लेकिन इससे आगे कुछ भी नहीं है। अगर ये 57 मुल्क फैसला कर लें कि जनाब हमने फ्रांस का बायकॉट करना है, हमने वहाँ से अपने सफीर वापस बुलाने हैं, तो यकीनन फ्रांस जो है वो उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। तो क्यों नहीं बाबर डोगर साहब, देखिए ये तो किसी हर मुसलमान का है, कोई और कुछ करे ना करे, एक भी मुसलमान अगर इस दुनिया में बाकी है तो वो भी हुजूर की नामूस के लिए उसको खड़ा होना उसका फर्ज है, वरना तो उसका ईमान का, उसके वजूद का कोई जवाब बाकी नहीं रहता। इसलिए पाकिस्तान तो करे ही करे, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये यानी मईशत के लिए चले आप कश्मीरियों की बात आवाज नहीं उठाते, आप मईशत की खातिर इसराइल से ताल्लुकात बना लेते हैं, चले वो भी, लेकिन नामूस रिसालत से बढ़कर तो कोई मामला हो ही नहीं सकता, चाहे हुक्मरान है कोई भी है। तो ये क्यों नहीं इकट्ठे होते, बजाय इसके इमरान खान फोन कर रहा है हर एक को, वो सब करें यार जो पाकिस्तान में हुआ है हमें इसका एहसास है, आए। उसामा साहब, ये जो अरब ममालिक हैं इनकी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है फ्रांस में, इनके अरबों डॉलर के बैंक अकाउंट्स हैं फ्रांस में। फ्रांस इनके लिए याशी का अड्डा है, ये वहाँ जाकर याशियाँ करते हैं, वहाँ पर इन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं, वहाँ पर इन्होंने बिजनेस किए हुए हैं। अब इनके सारे स्टेक तो वहाँ पर लगे हुए हैं। जब इवन ये जब नामूस की बात आती है, दीन की भी बात आती है, तो इनको अपनी याशियों की फिक्र पड़ जाती है। इनका इस्लाम से ऐसा कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, ये सारे सिर्फ अपना जाती फायदा देखते हैं कि इनका जाती फायदा कहां पर है। अब पाकिस्तान पर आ जाते हैं। बाबर डोगर साहब, आप दोनों से मेरे पास सिर्फ 2 मिनट हैं, एक मिनट में असद खरल साहब, शेख रशीद साहब ने जो सारी तफसील बताई है मेरे सामने है, 700 पुलिस एहलकार इसमें जख्मी हुए, कई इसमें शहीद हुए, एक खाना जंगी की फजा कायम करने की कोशिश की, भारत ने पूरा प्रोपेगेंडा किया। और शेख रशीद कह रहे हैं, वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि इतवार तक मामला बड़े बेहतर चल रहे थे, फिर अचानक एक इस तरह का प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि हालात जो हैं बड़े ख़राब होने लग गए। साथ वो कह रहे हैं कि 30 गाड़ियाँ चलाई गई और 210 मुकदमात अदालती कार्रवाई के अमल से गुजरेंगे। 773 में से 669 अफराद को रिहा किया गया जो MPO के तहत थे, बाकी केसेस चलेंगे। तहरीक लब्बैक के हवाले से कह रहे हैं कि जी उनके सरबरा साद हुसैन रिजवी का मुकदमा भी चलेगा और जो उन पर ये पाबंदी है TLP पर कालअदम करार दिया गया, 30 रोज के अंदर अपील की जानी है, उसका फिर उनकी तरफ से जवाब आएगा, कमेटी में मामला जाएगा। जबकि अली मोहम्मद खान साहब वजीर हैं,
उन्होंने कहा है कि पाबंदी हटाई जाएगी, देखिए क्या हो रहा है असद खरल साहब? मेरा ये ख्याल है, जब मुझे लग रहा है कि पाबंदी ये हट जाएगी। शेख रशीद साहब वही वज़ीर दाखिला हैं जिन्होंने कहा था कि ये करारदाद जो है असम्बली में पेश नहीं की जाएगी। ठीक 2-3 दिन बाद आपने देखा करारदाद असम्बली में पेश हो गई। अब वो कह रहे हैं कि ये पाबंदी नहीं हटाई जाएगी जिस तरह उन्होंने कहा। तो मैं समझता हूँ कि ये पाबंदी हट जाएगी इसलिए कि वो एक सियासी जमात है, मजहबी जमात के साथ साथ एक सियासी जमात है, उसकी प्रेजेंस है असम्बलियों के अंदर। अभी भी आप देखें डस्का इलेक्शन में तीसरे नंबर पे वो पार्टी है। तो किसी भी सियासी और मजहबी जमात पर इस तरह एक नोटिफिकेशन के ज़रिए या फौरी तौर पर सर्कुलेशन के ज़रिए समरी भिजवा कर कबीना को इस तरह पाबंदी लगाई नहीं जाती। अगर ये पाबंदी लगेगी तरीके लबैक पर तो फिर बहुत सारी और जमातें उनके वो भी पाबंदी की ज़द में आएंगी। तो अल्टीमेटली ये कोर्ट के ज़रिए जाके वो पाबंदी ख़त्म करा लें या हुकूमत खुद ही ये पाबंदी ख़त्म कर दे, ये पाबंदी अल्टीमेटली ख़त्म होनी है। क्योंकि जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब की सियासी जमात भी है और मजहबी जमात भी है, वो तलबा को भी लेके आते हैं और सारी जिस तरह आप देखते हैं धरने करते हैं, मार्च करते हैं, तो क्या उसके ऊपर पाबंदी लगा ली। मिनाजुल कुरान का मामला आया, उन्होंने भी इस तरह धरना दिया, चलें ठीक है, ये भी नॉन वायलेंट थे, वो भी नॉन वायलेंट थे। क्या उनको उनके ऊपर उस वक्त नून लीग इतनी सख्त पाबंदी लगा सकी? इस तरीके से और जमातें अहम है। जी जी, आप और बाबर डोवर साहब फरमाइश करते थे जी औरों के नाम आने चाहिए जहांगीर तरीन के अलावा, वो भी आ गए हैं। अब उस पर हमने तफसील से बात करनी है, लेकिन बाबर डोवर साहब इस पर बताएं, शेख रशीद साहब ने जो बातें कही हैं वज़ीर दाखिला ने, आपको लगता है कि ये पाबंदी हटने लगी है कलअदम जिसको किया गया तहरीक लब्बैक को, क्योंकि एक मिनिस्टर तो ये इशारा दे रहे हैं? उसामा साहब, अगर ये पाबंदी नहीं भी उठाते तो सुप्रीम कोर्ट से या कोर्ट से ये पाबंदी उठ जाएगी, क्योंकि जो पाबंदी जिस बुनियाद पर लगाई गई है वो मटीरियल बनता ही नहीं है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इन पर पाबंदी लगाई गई है। मुझे एक बात बताएं, ये जो इन्होंने काम किया, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज पहले ये सारे काम कर चुकी हुई हैं, किस तरह से ये साबित करेंगे तो कि ये एक दहशतगर्द तंजीम है? क्या दहशतगर्दी इन्होंने की है? जो वो बात कर रहे थे, सबसे पहली बात ये कि गवर्नमेंट ने उनके साथ कमिटमेंट की थी, गवर्नमेंट उनके साथ क्यों मुज़ाकरात करती रही जो एक दहशतगर्द तंजीम थी, और उसके बाद फिर इनसे मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात के बाद उन्होंने धरना भी उठा लिया और बड़े पुरअमन तरीके से धरना उठाया। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ क्लियर है कि अगर हमने इन पे पाबंदी कायम रखी और तो ये कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से पाबंदी उठ जानी है, तो बेहतर यही कि हम खुद ही। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस पर शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि फिर अल्हम्दुलिल्लाह मामला खुशउस्लूबी से नामुस रिसालत के लिए, मुल्क के मफाद में, लोगों के मफाद में ये मामला जो है खुशउस्लूबी से हल हो गया। एक मामला जो हल नहीं हो रहा, फैलता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है, वो मुआशी दहशतगर्दी एक हुई इस मुल्क में, और वो थी शुगर स्कैंडल की। अभी भी चीनी का मसला मुल्क में है। असद खरल साहब, अब आप भी कहते थे, बाबर डोगर साहब भी कहते थे जी जहांगीर तरीन ही क्यों, जहांगीर तरीन को भी ये शिकायत थी। अब तो असलम इकबाल साहब, यानी उनका भी नाम आ गया है अब अचानक से। वो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा जी, 2018 से 19 तक शुगर सब्सिडी देने का रिकॉर्ड भी लाने की उनको हिदायत कर दी गई है, उनको भी तलब कर लिया जी 4 मई को। इसके साथ साबिक सूबाई वजीर खुराक समीला चौधरी को भी तलब कर लिया है। तो ये अपनों का ही एहतसाब हो रहा है अभी तक, और ये नैब की तरफ से ही आया है इस दफा। तो इमरान खान साहब ये कह सकते हैं भाई नैब का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और इंडिपेंडेंट इदारा है, जहांगीर तरीन के खिलाफ तो चले FIA कर रहा है। अच्छा, मामला ये है कि नैब रावलपिंडी के अंदर आपको पता है केस चल रहा है, और उसके अंदर वाइस चेयरमैन जो शुगर मिल एसोसिएशन है जवेद कियानी, उनको भी बुलाया गया था, और इस तरह मुख्तलिफ जो फेडरल सेक्रेटरी हैं उस वक्त के जो सब्सिडी के वाले से उनको बुलाया गया है। अब सूबाई वज़ीर इंडस्ट्रीज़ जो है और कॉमर्स जो है मियाँ असलम इकबाल साहब को 4 मई को जिन्होंने तलब किया, और सूबाई जो साबिक वज़ीर खुराक हैं वो हैं उसको समीउल्लाह चौधरी साहब, उनको भी नैब में बुलाया है। अब मामला ये है कि ये जो सब्सिडी दी गई है, जिसमें जहांगीर तरीन साहब को भी सब्सिडी मिली और भी कुछ मिलों को सब्सिडी मिली, और जो अदादोशुमार थे कि यानी उस वक्त इनको सब्सिडी भी दी गई, फिर एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई, उसके बाद क्राइसिस पैदा हुआ, दोनों तरफ से इन्होंने वो पैसे कमाए, यानी क्राइसिस पैदा करके उससे पैसे कमाए, और सब्सिडी जो बाहर भेजी उससे सब्सिडी भी ले ली। तो अगर मियाँ असलम इकबाल या समीउल्लाह चौधरी को बुलाना है तो फिर जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है उनको भी नैब को बुलाना पड़ेगा। तो लाजा मामला मेरा ख्याल है ये टाइम फिश हो जाएगी। ये समझ नहीं आती असद तो साहब और बाबर साहब, आप हमेशा ये बात कर देते हैं, मैं मानता हूँ ठीक है, लेकिन तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस जो एक सिंगल मिनिस्टर पंजाब की शुगर मिल है, उसने सट्टा किया है,
मुझे ये बताएं, मैं खुद उन पर तनकीद करता हूं, हमेशा की है तनकीद उस्मान बुज़दार साहब पर कि जी उनकी इतनी अहलियत नहीं है, दीगर मामलात हैं, उनके रिश्तेदारों पर करप्शन का सब कुछ है, वो ठीक है, लेकिन जहां तक शुगर स्कैंडल की बात है उसकी को तो मिले नहीं है, जिनकी मिले हैं पहले आप उनको तो आने दें। आप वो अच्छा, एक मिनट ठहर जाए, मुझे एक बात बताएं, असलम इकबाल या समीउल्लाह चौधरी की कौन सी शुगर मिल है? चले इसका जवाब दे दें आप सर। अगर क्राइटेरिया यही है जी, उन्होंने उनकी कौन सी शुगर मिला, नाम लेके आप बताएं ना सर। वो तो ये कह रहे हैं कि जी इसलिए कि ये जो सब्सिडी दी गई है उस मामले में। एक मिनट हाँ सर, मैं आपको स्टोरी बताता हूं क्यों इनको बुलाया गया, मैं आपको फैक्ट बताता हूं। इनको बुलाया गया कि जनाब ये जो असम्बली कैबिनेट में एजेंडा आया था, जब ये एक्सपोर्ट करने का एजेंडा आया या ये इसकी सब्सिडी देने का एजेंडा आया, तो ये आपकी चूंकि रेलेवेंट मिनिस्ट्रियाँ थी तो ये आपकी तरफ से मूव हुआ है। अब ये लोग ये कहते हैं कि असलम इकबाल या समीउल्लाह चौधरी ये कहते हैं कि क्या हम इतने ताकतवर मिनिस्टर थे कि हमने चीनी को एक्सपोर्ट करने की भी इजाज़त अपने तौर पे दे दी और उसके बाद सब्सिडी भी दे दी। असम्बली का जो कैबिनेट का एजेंडा है, कैबिनेट का जो सारा एजेंडा तैयार होता है वो तो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट करता है। चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट एजेंडा तैयार करने के बाद कई मिनिस्टर, मैं आपको बताता हूँ, बेताशा मिनिस्टर को ये नहीं पता होता कि उनका जो कैबिनेट का इजलास होने वाला है उसमें उनके महकमे वाले से क्या एजेंडा है। डाटा सारा शुगर मिलें देती थी, सारा डाटा शुगर मिलें देती थी, हमारे पास इतनी शुगर है, इतनी रह गई है, इतनी हमें एक्सपोर्ट करनी है, और उसी पर अमल होता था। ये कोई तरीके इंसाफ के आने के बाद, तो अगर दो मिनिस्टर को मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे, मुताबिक चलना था, जो डाटा उनके पास आया उस पर उन्हें इजाजत दो मिनिस्टर को मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे तो उस्मान बुज़दार साहब को एग्जामिनेट नहीं कर सकेगा नायब। एक मिनट डाटा शुगर मिले नहीं देती सर, अपने फिगर है उसको ठीक कर लें। शुगर मिले हमेशा गलत डाटा देती हैं। पंजाब हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट और एक्साइज डिपार्टमेंट जो है उनके पास, डिप्टी कमिश्नर के पास, उनके पास अपना रिकॉर्ड होता है, वो अपना डाटा मेंटेन करते हैं। गवर्नमेंट शुगर मिलों के डाटे पे नहीं रहती। हो तो यही रहा था ना सर, हमेशा से ये हो रहा था सर, हमेशा से ये नहीं हो रहा होता। वो अलहदा बात है कि वो सारे चोर इकट्ठे हुए हों। मसला ये है जो खैर साहब ने पॉइंट उठाया, आप उसकी तरफ आएँ कि जब ये जो इजलास हुआ कैबिनेट का जिसमें सब्सिडी की इजाज़त दी गई, इसका एजेंडा किसने तैयार किया? चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में किसके कहने पे ये एजेंडा तैयार किया गया? उसके बाद जो पहली FIA की रिपोर्ट है वो भी पढ़ लें, उसमें FIA ने किस पे इल्ज़ाम लगाया है। उसके बाद जो फोरेंसिक ऑडिट करवाया FIA ने वो भी पढ़ लें। उसमें जो ये दूसरी रिपोर्ट थी, इसमें FIA ने किस बंदे को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया है सब्सिडी का और एक्सपोर्ट का, वो भी पढ़ लें। देखिए, फैक्ट्स के साथ आए, खाली जुबानी बातें ना करें। आप उस सारी चीजों को पढ़ें, उनमें जो लोगों के नाम हैं क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है? होते तो FIA फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करता। ये तो नैब भी कर रहा है, सबको सब आजाद है, नैब आजाद है, करे फिर नैब, किसने रोका है उसको? सर नैब कर रहा है। मैं आपको एक और खबर भी दे दूं कि वो जो लाइसेंस केस था ना शराब वाला, वो भी बंद नहीं हुआ, उसकी इंक्वायरी अभी भी चल रही है और अभी भी कई अफसरान पिछले हफ्ते मेरे इल्म में वो नैब में होके आए हैं। ये जो दो बंदों को नैब ने बुलाया ना, ये तो सिर्फ इनकी बयानात रिकॉर्ड करनी है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है। सिर्फ इनसे ये पूछा गया है कि वो जो जब कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें चीनी को बाहर भेजने की इजाज़त मिली या सब्सिडी की इजाज़त मिली, उसमें इनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने असेस करना है। सब्सिडी देने में जो सबसे बड़ा रोल था वो तो चीफ मिनिस्टर का था। चीफ मिनिस्टर की मर्जी के बगैर तो कोई चीज कैबिनेट के एजेंडे में आ ही नहीं सकती, जो मर्जी हो जाए। मिनिस्टर चाहे भी तो नहीं आ सकती, क्योंकि मिनिस्टर ने कैबिनेट का एजेंडा तैयार नहीं करना होता। कैबिनेट का एजेंडा जो है वो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी ने तय करना होता है। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले सिर्फ एक कमेंट असद खरल साहब आपका कि अब ये FIA ने 21 खानदानों ग्रुपों को 38 शुगर मिलों से सट्टे के इल्ज़ाम में दर्ज FIR पर तफ्तीश के लिए सवालनामे भिजवाए हुए हैं, जिनमें अभी तक जवाब ही नहीं आए। शहबाज शरीफ हैं, उनकी फैमिली मुनसिलाई जहांगीर तरीन, ये 5 मिलों ने अभी तक जवाब जमा नहीं कराए। तो वो जो आप कहते हैं जी दूसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, तो लगता है उस तरफ बड़ा तो जा रहा है, अभी तक जवाब नहीं है, नोटिस हैं, शायद उनके खिलाफ और भी मजीद कार्रवाई हो जाए। सर 30 सेकेंड्स। देखिए, जवाब अगर नहीं आते तो उसके लिए ऑप्शन है FIA उनको भी गिरफ्तार करे, उनके ऊपर भी FIR दर्ज कर सकती है FIA, किसी ने रोका तो नहीं है। मतलब आप अगर जवाब मांगते रहे वो जवाब नहीं देंगे,
तो इसका मतलब वो जुर्म ख़त्म तो नहीं हो गया। अगर वो जवाब नहीं देते, डिफाइंस है, उसके ऊपर अलग एक जुर्म है। किसी भी सरकारी इदारे को, इन्वेस्टिगेशन इदारे को, हर बंदा ड्यूटी बाउंड है, एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, कि जब इदारा उससे जवाब मांगेगा वो देने का पाबंद है, और अगर नहीं जवाब देगा तो वो कार सरकार मुदाखलत तस्वर होगी, उसके खिलाफ अलहदा से एक्शन है। FIA उनको गिरफ्तार कर सकती है, उनसे वो शामिल तफ्तीश कर सकती है, उसके लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। फिर तो मामला ये है कि FIA अब कब तक सब्र का पैमाना वो रखती है, रिस्ट्रेंट रखती है, कब तक उनको टच नहीं करती। एक तरफ नैब काम कर रहा है, दूसरी तरफ FIA कर रही है। तो देखना यह है कि जिस तरह इधर स्पीडी काम हुआ है, क्या उसमें भी उस तरह होगा या वो इंतजार करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि MPA खुरम लगारी के अल्फाज है, मैं दोहरा रहा हूँ, मेरे नहीं है, उनके MPA के हैं, कि जहांगीर तरीन के पास 10 खुदकुश बमबार हैं। उन्होंने कहा जी 10 खुदकुश बमबार हैं। अब ये क्या कर सकते हैं खुदकुश बमबार, ये सियासी खुदकुश बमबार इनको कहना चाहिए। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला जहांगीर तरीन साहब के पास 10 खुदकुश बमबार हैं। अब 10 में इनको सियासी खुदकुश बमबार कहूंगा। उसकी वजह यह है कि ये खुरम लगारी साहब MP हैं तहरीक इंसाफ के, और जाहिर है कि खुरम लगारी आए ही जहांगीर तरीन की वजह से थे, तहरीक इंसाफ में वही इनको लेकर आए। तो अब वो कह रहे हैं कि 60 से 70 अरकान तक तादाद पहुंच गई है जो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप, जिसको हम ख्याल ग्रुप भी कहा जा रहा है। और अगर बात ना मानी गई, इंसाफ ना मिला जहांगीर तरीन को, तो बजट से पहले ही हुकूमत के खिलाफ खुद कुछ धमाका हो सकता है, नहीं हुकूमत हम गिरा सकते हैं। ये बड़ा वाज़ेह वो कह रहे हैं, एक MPA कह रहा है, उसी जमात का कह रहा है। लेकिन साथ ही दिलचस्प बात यह है कि राजा रियाज साहब जो इस वक्त साथ दे रहे हैं जहांगीर तरीन का, MNA हैं और करीब तरीन लोगों में शामिल हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है मामला तय पा गए हैं, राब्ते बहाल हो गए हैं, और जहांगीर तरीन और इमरान खान की करीब मुलाकात होगी, और इसमें सारी चीज़ें सामने रखेंगे जहांगीर तरीन, और उम्मीद है बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। तो असद खरल साहब, ये तो सारे मामला एक तरफ कहा जा रहा है तय हो गए हैं, खुरम लगारी कह रहे हैं जी खुदकुश हमले के लिए हम तैयार हैं, हुकूमत भी गिर सकती है, ये हो क्या रहा है फिर? मामला ये उसामा साहब, कल भी मैंने आपको कहा था कि जो 21 अप्रैल का इफ्तार डिनर जो मौखर किया गया था, वो इसी शर्त पे या इसी बात पे किया गया था, जो अश्योरिटी थी, जो अभी राजा रियाज साहब ने उसका इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन के दरमियान जो राब्ते बहाल हुए और चंद दिनों में वो मुलाकात होगी और उसमें सारी चीज़ें जो है सेटल हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली ये सारे मामलात वहाँ बैठ के ये इसका कोई ना कोई सलूशन निकल आएगा। दूसरी बात जो खुरम लगारी साहब की है, खुरम लगारी साहब जो है वो अपने तौर पर एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, और जिस तरह हमख्याल ग्रुप है, और जो ख़ास तौर पर वो बात कर रहे हैं कि 60 से 70 तादाद हो गई है जो जहांगीर तरीन साहब के साथियों की है। तो उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब हमारी बात नहीं सुनते तो फिर हम भी इमरान खान साहब की बात नहीं सुनेंगे, और बजट से पहले वो हम धमाका भी कर सकते हैं जो खुदकुश बमबार हमारे पास मौजूद है। तो अब मामला ये है कि ये जो चीज़ें हैं साइड बाई साइड चल रही हैं। राजा रियाज जो है वो शुरू से आप देखें कई माह से वो वज़ीर-ए-आज़म को दबे लफ्ज़ों में उन्होंने शुरू में लॉबिंग शुरू कर दी थी बहुत पहले ही, कि जनाब आपने देखा जब सेनेट के इलेक्शन की बात हो रही थी तो उस वक्त भी ज़िमनी इंतखाबात से लेकर सेनेट के इलेक्शन के दरमियान भी 2-3 मरतबा राजा रियाज ने अपना जो है उनको सजेशन दी, रिक्वेस्ट भी की इमरान खान साहब से कि जहांगीर तरीन जो है उनको वापस लाया जाए। तो उसके बाद से उनकी जो काविशें हैं वो शुरू थी। अब और भी जो बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते गए हैं, तो अल्टीमेटली ये है कि इमरान खान को भी इस चीज़ का अब अदराक हो रहा है, प्रेशर तो एक बहुत बड़ा बिल्ट हो रहा है। और ये देखें ना 60 से 70 लोग अगर PTI को छोड़ जाते हैं तो ये तो दोनों हुकूमतें वफाकी और सूबाई 10-10 बंदों पे खड़ी हैं, तो अगर ये तो अफोर्ड किसी सूरत भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही असद खरल साहब, और शायद यही वजह है कि राजा रियाज कह रहे हैं कि मामला तय पा रहे हैं और मुलाकात करीब होने लगी है। लेकिन बाबर डॉक्टर साहब, दो चीज़ें बड़ी काबिल गौर हैं। राजा रियाज का ये कहना कि जी 3 FIR हैं उनके पास, जहांगीर तरीन शायद तीनों FIR लेकर भी जाएंगे इमरान खान से जब मुलाकात होती है, उसमें किसी में, तीनों FIRs में से किसी में लफ्ज़ शुगर नहीं लिखा हुआ। तो फिर वहाँ पर मुझे बताएं, आमों का इनका बिजनेस है वो लिखा हुआ है या जहाज़ का लफ्ज़ लिखा है? अगर शुगर का नहीं है तो फिर FIR में लिखा क्या है? और दूसरी चीज़ ये कि वो कह रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें सेटल हो जाएंगी मुलाकात के बाद और बहुत बड़ा रिलीफ इस मुलाकात में हमें मिलेगा।
ये क्या सेटल होगा, कौन सा रिलीफ मिलेगा, और ये FIR में लिखा क्या है फिर? उसामा साहब, मैंने इस ग्रुप के काफ़ी लोगों से आज बात की है, काफ़ी लोगों से बात की है, बड़ी डिटेल डिस्कशंस की हैं मैंने। इमरान खान ने जहांगीर 3 को मुलाकात के हवाले से ना कोई टाइम दिया है, ना कोई इरादा जाहिर किया अभी तक की मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ। इनको कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा मैसेज नहीं गया कि जिससे ये लगे कि शायद इमरान खान जहांगीर 3 से मिलना चाह रहे हैं। पहली बात, इमरान खान जो है उन्होंने अपने मिनिस्टर का प्रेशर आया, उन्होंने उनसे मशवरा किया, उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं कमेटी बना देता हूँ। कमेटी जो है वो इनसे पूछे कि हाँ भाई आप क्यों मिलना चाहते हैं और क्या इश्यूज़ हैं आपके, वो सारे इश्यूज़ और अपने कमेटी को बताएं। अभी कमेटी के नाम मार्केट में नहीं आए, अभी कमेटी के नाम फाइनल नहीं हुए, लेकिन जहांगीर 3 ग्रुप के साथ जो लोग हैं, जो MPs या MNAs हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम किसी कमेटी से कतई नहीं मिलेंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम किसी कमेटी के साथ कोई मीटिंग कर लें। कोई भी प्राइम मिनिस्टर की कमेटी होगी, हम उस कमेटी को नहीं मानते। अगर प्राइम मिनिस्टर ने मिलना है तो वो हमें टाइम दे दें, अगर नहीं मिलना तो अल्लाह हाफिज़, फिर हम अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाएंगे। हमने कोई इनसे पैसे तो नहीं पकड़े हुए कि हम इनके साथ ही चलेंगे। हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से ये पूछा कि अगर इमरान खान टाइम नहीं देते और नहीं मिलते तो फिर क्या होगा। तो उन्होंने कहा जी फिर ये तो नहीं होगा कि हम जाके इनके तलवे चाटेंगे दोबारा, हमें क्या ज़रूरत है, फिर हम अपने ऑप्शंस को देखेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, हमारे पास बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की ऑफर्स हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन दिए हुए, मैं अब कोट एंड कोट आपको बताता हूँ एक मिनिस्टर की बात। उसने ये कहा कि जनाब हमारे पास तो ये भी ऑप्शन है, यहाँ पर काफ लीग हमसे छोटी जमात है और 10 MPs और 5 MNAs के साथ वो पूरी गवर्नमेंट के साथ अलाई बनी हुई है। हम उनसे ज़्यादा, हमारी मेजोरिटी है उनसे ज़्यादा है, हमारे पास ज़्यादा MNAs हैं, हमारे पास ज़्यादा MPs हैं, हमारे पास और भी ज़्यादा लोग हैं, तो हम भी एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। हमें ये भी एक ऑप्शन है कि हम किसी के पास ना जाएं, हम खुद एक पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस कर दें, या फिर हम अपने दूसरे ऑप्शन है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको भी देखेंगे। बस ये फैसला मेजोरिटी के साथ होगा अगर इमरान खान इस स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर हमसे नहीं मिलते, क्योंकि अगर वो नहीं मिलते तो इसका मतलब ये उनको हमारी ज़रूरत नहीं है। अगर उनको हमारी ज़रूरत नहीं है तो फिर हमें भी उनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ा क्लियर है। और सेकेंडली, अभी तक इमरान खान ने कोई टाइम नहीं दिया कमेटी का। उन्होंने कहा था कि कमेटी बनाऊंगा, कमेटी के मेंबर्स अनाउंस करूंगा, वो कमेटी इनसे मिलेगी, लेकिन ये लोग जो है वो किसी सूरत में कमेटी से मिलना नहीं चाह रहे। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, वैसे इतना सख्त क्यों हो गया असद खरल साहब इनका स्टांस, इनका मौक़िफ़? क्योंकि मुलाकात होगी तब भी आगे जाके इमरान खान से होगी, बराह रास्त तो शायद कोई बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है। और दूसरा ये कि ये कोई रियलिस्टिक थ्रेट है कि हम 60 से 70 लोग हैं और हम खुद कुछ हमला कर देंगे, 10 तो खुद कुछ, मतलब 60 से 70 में से 10 को कहना ये मेरी समझ से बाहर है कि जिनमें से 10 खुद कुछ बम्बार हैं 60 से 70 कान में से। इससे क्या मुराद है? 60 से 70 हैं तो सारे अलग हो सकते हैं। अभी बाबर साहब ने कहा जी पार्टी अलग बना सकते हैं, ये इतना आसान तो नहीं होगा पार्टी बनाना, इस्तीफे देने पड़ेंगे या ये ऐसे ही हम ख्याल ग्रुप बना के ग्रुप आगे आ सकता है? असद खरल साहब, पार्टी तो फौरी तौर पर इस तरह फॉर्म नहीं हो सकती। पहली तो बात ये है कि उसके लिए तो फिर वही है कि नई पार्टी रजिस्टर करानी पड़ेगी। लेकिन ऑप्शन जो ज़्यादातर यही है कि वो टफ टाइम दे सकते। देखिए आगे बजट भी आ रहा है और वो अगर फ़र्ज़ के माल 60 से 70 लोग अगर इनके साथ ना हो तो ये तो बजट ही पास नहीं कर सकते, ना पंजाब में हो सकता है ना वफाक में हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा ये भी थ्रेट है। और ये बेसिकली बजट का जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया इसलिए किया है कि हुकूमत होश के नाखन ले। और मुझे ये बताएं उसामा साहब ऐसे कि अपने ही MNA MPA से मिलने में इमरान खान साहब को हर्ज किया है, यानी वो मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं। सर, वो मकसद किसी कमेटी के मतलब ये तो इस तरह, ये तो एक जमहूरियत की तहजीक है। मकसद क्या है कि जनाब NRO या ये नहीं, मकसद NRO इमरान खान ने, वैसे अगर NRO उन्होंने देना है ना उसामा साहब, अगर उन्होंने NRO देना है तो वो कमेटी के जरिए भी दे सकते हैं। इमरान खान ने कहा है तहकीकात में कोई नहीं, FI अपनी कर रहा है, वो होगी, वैसे मुलाकात करनी है, आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात है वो सुने जा सकते हैं। वही बात है, मुलाकात कर ले, इमरान खान साहब उनको बता दे कि मैं NRO नहीं दूंगा। मामला ये है कि इस तरह से आप जान नहीं छुड़ा सकते ना। एक पार्टी के लोग हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आप पार्टी के सरबराह हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनको मिलने में मुझे तो ये पाकिस्तान में समझ आती वैसे कौन सी जमहूरियत है जिसमें MNA को मिलने के लिए वज़ीर आज़म के लिए तरले कर रहा है। MNAs को इमरान खान की जरूरत है या इमरान खान को इनकी जरूरत है? पहला सवाल तो ये है
कि इमरान खान को इनकी जरूरत है या इनको इमरान खान की जरूरत है। अगर बजट के अंदर हुकूमत बनाना दूसरी चीज है, उसामा साहब 60 से 70 लोग अगर ये लोग बजट सेशन में नहीं जाते, बजट सेशन का बायकॉट करते हैं, तो इमरान खान की गवर्नमेंट गिर जाएगी। ये आपको मैं क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट भी गिर जाएगी और इमरान खान इनको टिकट देगा तहरीक इंसाफ में, और है क्या? और सर टिकट तो अब दूर की बात है, इमरान खान की गवर्नमेंट पार्टी में जरदारी और बिलावल है। उसामा साहब टिकट लेके उनको क्या मिल गया? वजारतें लेके कुछ नहीं उनको मिला, MNA MP बन के कुछ नहीं मिला, ना उनको कोई डेवलपमेंट फंड मिला, ना टिकट को चाटना। मैं आपको कोर्ट एंड कोर्ट में बात करता हूँ, कोर्ट एंड कोर्ट में बात करता हूँ। मुझे एक MPA ने कहा कि हमें जनाब डोगर साहब हमें कोई डेवलपमेंट का फंड नहीं मिला, CM हमसे नहीं मिलता, प्राइम मिनिस्टर हमसे नहीं मिलता, अपने हलके में कोई तरक्याती काम हमने करवाया कोई नहीं है, किस मुंह से हम अपने हलके में जाएंगे? अब तो फिर इज्जत रह जाएगी कि हम इस पार्टी को ठुडा मार के आ गए हैं, फिर आगे शायद हमारी लोग बात सुन लें। अदरवाइज इक्तदार में रह के हुकूमत का ठप्पा भी लगा रहेगा और लोगों का काम भी कोई नहीं किया तो वोट कौन डालेगा? तो सर वो इमरान खान कह रहे हैं मैंने ब्लैकमेल नहीं होना, जो मर्जी हो जाए, हुकूमत जाती है जाए, ब्लैकमेल नहीं होगा। उनका तो ये कहना है, वो कहते हैं जी मुझे कोई ब्लैकमेल ना करे। तो इस तरह से अगर वो कहेंगे हर कोई 10-20 इकट्ठे हो जाएंगे, कहेंगे जी हमें भी फंड दे दो, ये कर दो, फंड का तो उन्होंने पहले भी ऐलान किया था। और जहां तक मिलने की बात है सर, शहबाज शरीफ कितना मिलते थे उसामा साहब, फिर हुकूमत छोड़ दें। अगर वो समझते हैं कि मैं ब्लैकमेल नहीं हो सकता तो हुकूमत छोड़ दें, अपनी मर्जी के बंदे लेके आए और उनके जरिए से अगली दफा मेजोरिटी लें और इलेक्शन लड़ें और आए। मसला ये है कि ये लोग ये समझते हैं कि इनको विक्टिमाइज किया जा रहा है जहांगीर तरीन को, वो उनका एक अपना केस है। वो ये समझते हैं कि जनाब इतने सारे लोग हैं उनको पूछा नहीं जा रहा, जो मेन कल्प्रिट्स हैं उनको तो इमरान खान NRO दे के बैठे हुए हैं। जहांगीर तरीन पे आके कहते हैं कि मैंने NRO नहीं देना, मेरा जहांगीर तरीन से कोई ताल्लुक नहीं, मैं उनसे कभी मिला भी नहीं। लेकिन मैं जब नून लीग के साथ ये हो रहा था मैं उस वक्त भी खड़ा हुआ था कि भाई एहतसाब करना है, अकाउंटेबिलिटी करनी है तो फिर तकड़ी बराबर होनी चाहिए, अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए, नजर आना चाहिए कि जनाब ये एहतसाब हो रहा है और सारे पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक अनोखा वाकया हुआ और उसमें बड़ा ज़बरदस्त जुमला सामने आया है मोअज़्ज़ज़ बेंच का, जब कहा गया शहबाज शरीफ साहब के वकील आज़म नज़ीर तारड़ की तरफ से कि जी 27 साल में ऐसा नहीं हुआ कि जी 3 दिन बाद फैसला बदला गया हो, तो अदालत ने कहा कि आप अपने साइल को मत बताएं जब तक आप फैसला पढ़ ना लें। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। चंद दिन पहले ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में खबर आ गई और खुद मुस्लिम लीग नून के लोगों ने ये बात कह दी कि जी ज़मानत हो गई है, शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत मिल गई, मीडिया में भी चल गई। अब ये एक अजीब वाक़या हुआ कि कहा गया कि एक अदालती वहाँ पर जो स्टाफ है उसने आकर बाहर ये बात कह दी। अब दिलचस्प बात यह है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब कोई शक नहीं बहुत बड़े वकील हैं, अब सेनेटर भी हैं, उन्होंने भी अपने दलाइल में ये कहा, नया बेंच बन गया है 3 रुकनी बेंच, उसमें कि जी मेरी 27 साल वकालत में ऐसा नहीं हुआ कि 3 दिन बाद फैसला बदला हो। इस पर अदालत ने कहा कि कभी भी अपने साइल को मत बताएं जब तक आप फैसला देख ना लें। तो हुआ ये कि वो अभी ज़मानत मिली ही नहीं थी, 2 जजेस थे, उनमें इख्तिलाफ हो गया और फिर तफसीली फैसला भी सामने आ गया। असद घरल साहब, आप इन मामलात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, कई दफ़ा आप अदालत को असिस्ट करने के लिए अदालत में जाते हैं, केसेस भी आपने जो पब्लिक वेलफेयर के हैं कई दफ़ा किए, ये हुआ क्या है, ये क्या हो गया? देखिए मामला ये है कि 2 अब हाई कोर्ट के जस्टिस साहबान हैं। डिवीज़न बेंच नॉर्मली 2 रुकनी बेंच होता है, जो नैब के केसेस होते हैं या नैब से रिलेटेड जितने भी इशू होते हैं, तो लाहौर हाई कोर्ट में 2 रुकनी जो बेंच है DB जो उस केस को सुनती है। अब 2 जजों ने इस को सुना और सुनने के बाद आपको पता जिस तरह फैसला तहरीरी सामने आया उसके अंदर वो सारी चीज़ें सामने थी। अब वहाँ पे किस तरह किस स्टाफ ने किस तरह बात की, किसने किस तरह समझा, उन्होंने कहाँ से कंसीव की बात और उन्होंने बात कर दी, वहाँ पे मुबारकें हो गई। मामला यही है कि जज साहबान ने जो बात की, बात तो सही है कि जब तक फैसला तहरीरी नहीं आ जाता उस वक्त तक आप इस तरह, और फिर या तो जज साहबान वहाँ बैठे थे तो जब वो कोर्ट में बैठे थे उस वक्त वो अनाउंस करते तो फिर तो बात समझ थी जी। अब जब उन्होंने अनाउंस ही नहीं किया फैसला, तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब किस तरह ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुअज़्ज़ज़ ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर, जज साहबान के ऊपर, कि जनाब फैसला 3 दिन बाद बदल गया। फैसला बदला नहीं, फैसला वही था जो कि पहले दिन से था कि एक जज साहब जो है उनकी बेल के फेवर में थे और दूसरे जज साहब जो थे वो उनकी बेल के फेवर में नहीं थे। इसमें सर थोड़ा सा है
पहली बात तो ये है कि उस दिन कोर्ट एसोसिएट ने जो फैसला जब महफूज हुआ तो उसके आधे घंटे के बाद कोर्ट एसोसिएट कोर्ट में आया, उसने अनाउंस किया कि जनाब जमानत मंजूर की जाती है 50-50 लाख मुजल्कों के इवज़। उसके बाद अदालत की वेबसाइट पर शहबाज शरीफ की बेल की मंजूरी का आ गया था, लेकिन बाद में जब रोबकार जारी बनाने के लिए तहरीरी फैसले की ज़रूरत होती है उस वक्त इख्तिलाफात सामने आए। अब ये इन्वेस्टिगेट करने वाला मामला कि जो कोर्ट एसोसिएट था उसने किस तरह से आके ये अनाउंसमेंट की, और जब दो मोअज़्ज़िज़ जजीज़ साहिबान के दरमियान इख्तिलाफ था तो क्यों ये कोर्ट में ये अनाउंसमेंट हुई और वेबसाइट पर किस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ। बल उसमें जस्टिस अजहर गुरहाल साहब जो हैं उन्होंने जो शॉर्ट ऑर्डर था उस पर साइन करने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपनी रिजर्वेशन शो की और उन्होंने कहा कि ना वो इस पर इख्तिलाफी नोट देंगे। तो ये अब चीफ़ जस्टिस जो हैं अगर वो इसकी इंक्वायरी मार्क करना चाहते हैं तो वो इंक्वायरी मार्क कर सकते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ कि एक फ़ैसला जो कोर्ट में आके अनाउंस किया गया, क्या एक जज ने खुद अपनी मर्ज़ी से ये फ़ैसला अनाउंस करवा दिया, दूसरे जज की क्यों नहीं कंसल्टेशन ली गई, क्या दोनों जजेस के दरमियान उस वक्त हम मांगी थी या नहीं थी, उन्होंने इसको डिस्कस किया या नहीं किया, अगर बाद में एक जज ने अपना फ़ैसला तब्दील किया तो क्यों किया, क्या पहले ही से ही इख्तिलाफ था या बाद में ये इख्तिलाफ हुआ। ये सारी चीज़ें अब चीफ़ जस्टिस जो है ये देख सकते हैं। अगर इस पर कोई इंक्वायरी मार्क करें, इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजें या इसको फिर छोड़ दें। बल अब उन्होंने मामला जो है उसके लिए एक 3 रुकनी ट्राइब्यूनल बना दिया है। दोनों जजेस के जो तफसीली फ़ैसले हैं जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर का उनके शहबाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला है, जबकि जस्टिस अजहर गुरहाल जो है उन्होंने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है। दोनों के तफसीली नोट जो है वो इस बेंच को मिल चुके हैं। अब नवाज शरीफ के जो वकील, शहबाज शरीफ के जो वकील हैं वो तो कह रहे हैं कि जी कि वो देखिए वो फ़ैसला आ गया था, जिस पर उन जजेस ने कहा कि जनाब जब तक आपके पास तफसीली फ़ैसला ही नहीं आया, आपने कोर्ट एसोसिएट के जो फैसला अनाउंसमेंट था उसी की बुनियाद पे कर दिया। तो एक चीज़ याद कर लें कि जब तक तहरीरी फ़ैसला ना आए उस वक़्त तक किसी चीज़ को हतमी ना समझा जाए, सिर्फ कोर्ट एसोसिएट की अनाउंसमेंट को हतमी ना समझा जाए। ये सारी चीज़ें थी। अब मसला ये अब समझा, एक मिनट, अब जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि ये जो 3 रुकनी बेंच है, क्या ये उन दोनों मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान की जो भी नोट्स आए हैं उनको पढ़ के उसके मुताबिक फ़ैसला करेगा या फिर दोबारा से इसकी दोबारा से उसकी सारी हेयरिंग होगी, नैब के वकीलों को भी सुना जाएगा, उसके बाद शहबाज शरीफ के भी वकला को सुना जाएगा और उसके बाद ये वर्डिक्ट करेगा। ये उन्होंने मेरा ख्याल है कि ये 1-2 दिन में वादे हो जाएगा, शायद कल ही ये वादे हो जाए कि क्या वो खाली जजेस के जो नोट्स हैं वही काफ़ी हैं या अदालत इससे आगे जाना चाह रही है। अच्छा, ये बात हुई भी है, ये बात हुई है, बड़ा अहम नुकता आपने उठाया है बाबर डोगर साहब। असद खरल साहब, क्लोजिंग से पहले आपको क्या लगता है, क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये मुकालमा किया कि अगर फ़ैसला देखेंगे तो मामले की गहराई नहीं समझ पाएंगे, हमें फ़ैसला देखना है, मगर उन्होंने जो वजूहात रखी हैं वो भी तो वाज़ेह हों। ये अदालत ने आज़म नज़ीर तारड़ साहब को ये बात कही, जब ये आज़म नज़ीर तारड़ का ये कहना था कि जी हम तो यहाँ सीख रहे हैं, डर है कि कहीं केस असर नौ समात पर ना चला जाए। जब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये कहा कि जी तो बड़ी देर लग जाएगी तो दोबारा से, तो इस पर अदालत ने कहा कि अगर फ़ैसला देखेंगे तो मामले की गहराई नहीं समझ पाएंगे, हमें फ़ैसला देखना है, मगर उन्होंने जो वजूहात लिखी हैं वो भी तो वाज़ेह हों। तो हमारे लिए केस के तमाम हक़ाइक़ को जानना ज़रूरी है, हम इसके बाद ही फैसला कर सकते हैं कि ज़मानत होनी है या नहीं। तो बाज़ार तो लग रहा है कि ये तीनों जज साहिबान जो हैं ये अब देखकर फैसला करेंगे, ऐसे नहीं हो जाएगा कि चंद दिन में ही सामने आ जाए चीज़। देखिए, जब जज साहिबान की जानब से ये रिमार्क्स आ रहे हैं कि जो उसमें वजूहात लिखी हैं वो वाज़ेह नहीं है, कि वो वाज़ेह भी तो हों, अगर वो वाज़ेह नहीं है तो दोबारा पूरा वो केस सुन सकते हैं। और इसी खदशे का इज़हार ऑलरेडी आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने किया है कि कहीं आप केस को दोबारा से तो नहीं सुनना शुरू कर देंगे। तो अब देखना यह है कि 2 जज साहबान ने, एक ने बेल के हक़ में फ़ैसला दिया है, दूसरे ने बेल के मुखालफत में फ़ैसला दिया है। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर जो असेसमेंट ही है कि मे बी जो नैब का मौक़िफ़ है अदालत वो भी सुनेगी और अल्टीमेटली जो केस है उसके कोई फैक्ट्स जो सारे हैं वो अदालत को सुन के ही फ़ैसला मेरा ख्याल है करेगी, जो अब तक की सूरत हाल नजर आ रही है। आगे तो ये तो कानूनी माहिरीन ही बेहतर बता सकते हैं, मगर आपकी नज़र में ये अब इस 3 रुकनी बेंच पर है
कि ये चाहे तो जो फैसला आ चुका है उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसकी बुनियाद पर फैसला सुना दे, या ये पूरा केस पीछे जा सकता है कि जी हमें इन सवालों के जवाब वाज़े तौर पर चाहिए, या हम इस जो जजमेंट्स आई हैं दोनों जज साहिबान की तरफ से, दोनों बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, तो उससे हम उतने मुतमईन नहीं है क्योंकि हम केस नहीं सुन सके, तो हमें ये सवालों के जवाब जब तक नहीं मिलते तो हम सही तरह फैसला नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरे बेंच पर ये है कि जिस तरह बेंच आए, उन पर कोई लाजिम नहीं है कि जी बस ये जो फैसला हो गया हुआ है, हेयरिंग हो गई है, इसमें दोबारा वापस नहीं जा सकते। मेरा ख्याल यकीनन कुछ ना कुछ सवालात के अंदर इन जजमेंट जो दोनों हैं उन फैसलों के अंदर से बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो क्वेश्चन अराइज होंगे और उसका जवाब देना पड़ेगा। उस हवाले से शहबाज शरीफ का वकील साहब जो है वो भी जवाब देंगे, नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं उनसे भी जवाब लेगी, और उसके बाद ये अदालत जो है कोई फैसला कर सकेगी। मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ इसी दो क्लोजिंग पर मैं आपको एक खबर सुना देता हूँ। एक खबर के शेख रशीद साहब ने मान लिया है कि जी कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। बरतानवी हाई कमिश्नर के साथ बात हुई नवाज शरीफ की वापसी की, तो उन्होंने कहा जी ये जो दोनों ममालिक के दरमियान हुकूमत की सतह पर हवालगी का मामला है ये वहीं देखा जा सकता है। बाबा डोगर साहब 30 सेकंड्स हैं, ये क्या हो रहा है? ऐसे फिर खबरें ही देते हैं, कोशिश ही करते हैं, जब पता है कुछ नहीं होना। उसामा साहब आप हम पे यकीन नहीं करते, अल्टीमेटली आप हम तो पहले ये कह रहे थे नहीं, कि ये साथ से नहीं होना, ये पॉसिबल ही नहीं है कि बरतानिया जो है नवाशी को पाकिस्तान गवर्नमेंट के हवाले कर दे, चाहे ये जो मर्जी कर लें, चाहे सरफराज साहब जो हैं वो जितना मर्जी चूरन बेच लें, लेकिन बरतानवी गवर्नमेंट नवाशी को पाकिस्तान के हवाले नहीं करेगी। वो ये समझते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और वहाँ पर कोर्ट में जब इशू जाएगा तो इनको साबित करना पड़ेगा, जो मुझे नहीं लग रहा जो बड़ा मुश्किल प्रोसीजर है। तो वो तो मैं पहले ही कह रहा था, शेख रशीद जो है उन्होंने उसको एंडोर्स कर दिया कि जी कि उन्होंने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया, इसका मतलब ये कि वो नहीं छोड़ना चाह रहे। लेकिन ये खबरें भी हैं कि अभी इस पर बातचीत हो रही है कि जनाब कोई मुआहदे किए जाएं दोनों मुल्कों के दरमियान, और सफ़ीर की तरफ से भी ये बयान आ रहा है कि मुजरिमान की हवालगी के लिए इस पर कोई मुस्बत पेशरफ्त होनी चाहिए, जल्दी इस पर कानून साजी होनी चाहिए। तो अल्लाह करे कि ऐसा हो। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।